हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिटी कंप्यूटर्स। जहाँ पर लगातार जारी है क्लासेस मुगल एम्पायर की मिडाल हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं। मुगल एम्पायर का आज 13वां भाग है। तो चलिए फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने यही बात की थी कि मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने केंद्रीय प्रशासन की बातें की, प्रांतीय प्रशासन की बातें की, स्थानीय प्रशासन की बातें की। केंद्रीय प्रशासन में सर्वो कौन रहता है भाई साहब? ये राजा रहता है, राजा या सम्राट या सुल्तान जिसको कहा गया है, और जिन्होंने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह या बादशाह कहने का मतलब है भूमि का स्वामी। और उनका हेल्प करने के लिए मंत्री परिषद है, और बहुत सारा जो है मंत्री परिषद की बातें हमने की थी। बहुत सारे 20-21 मंत्री जो है देखे थे यहाँ पर, अन्य अन्य विभाग के। ये पूरी बातें हो चुकी है। वहीं पर प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत हमने देखे थे प्रांतीय प्रशासन, जिसको हमने क्या कहा था? सूबा शासन। जो सूबेदार के अंतर्गत यहाँ का जो प्रमुख होता है, ठीक है, यहाँ का प्रमुख होता है, इसको हमने क्या नाम दिया था भाई? सूबा। ठीक है, प्रांतीय या फिर जिसको हम क्या कहते थे? सूबा। सूबा। और यहाँ का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? सूबेदार के रूप में चलाया जाता था। और इसकी बातें हमने की थी कि अकबर के समय और जहांगीर के समय 15 सूबे थे, या फिर 15 प्रांतों में बटा हुआ था। वहीं पर हम बात किए थे, ठीक है, शाहजहां के समय कितने थे, ठीक है, और फिर औरंगजेब के समय कितने थे। शाहजहां के समय जो 18 हो गया, औरंगजेब के समय 20 हो गए थे। इस बार इस प्रकार से हमने बातें की थी। स्थानीय प्रशासन में जिले का प्रशासन, परगना का प्रशासन, ग्राम प्रशासन, पूरा व्यवस्था हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए आगे बात करें। हाँ, एक चीज और इसके अंतर्गत हमें और एक चीज देखना है, सैन्य प्रशासन देखना है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे विभिन्न विविध के बारे में। जैसे मुगल कालीन स्थापत्य कला की बातें करेंगे, मुगल कालीन साहित्य लेखक की बातें करेंगे, मुगल कालीन जो है उस समय जो अनुवादित पुस्तक है, ठीक है, अलग अलग भाषा में पुस्तक को अनुवाद किया था, उसकी हम चर्चा करेंगे। और मुगल काल के समय आए विदेशी यात्री की बातें करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा हमारा मुगल साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बाकी है भाई साहब? बाकी है हमारा मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था, तो उसको हम देखते हैं। चलिए, क्या है मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था? ठीक है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं भाई यहाँ पर? मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था कितने प्रकार की सैन्य व्यवस्था थी? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 प्रकार की सैन्य व्यवस्था। ठीक है, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, नौसेना, और तोप खाने वाला सेना। तो मैंने क्या कहा, एक तो क्या होता था, एक तो पैदल सेना थी। मुगल कालीन सेना में किस प्रकार की सेना थी? पैदल सेना। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। फिर आपको देखने को मिलेगा हाथी सेना, हाथी सेना। फिर नौसेना, नौकायान नौसेना। नौसेना। फिर एक और है तोप खाना, तोप खाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी क्या थी भाई साहब? सेनाएं थी, इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, अगर पैदल सेना की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ
सेना देखने को मिलेगी। एक नाम है जिसको शमशीरबाज, क्या भाई, शमशीरबाज। ये किसकी बात करें हम, पैदल सेना की बात करें। और शमशीरबाज कहने का मतलब है यहाँ पर तलवार और भाला चलाने वाला जो है पैदल सेना। ये क्या करते थे भाई साहब, तलवार एवं भाला का प्रयोग करते एवं क्या है, भाला चलाने वाला। चलिए दूसरी हम बात करेंगे सेहबंदी। एक क्या है, सेहबंदी। और सेहबंदी कौन है भाई, सेना के अतिरिक्त योद्धा, नागरिक पुलिस वाले, नागरिक पुलिस वाले, ठीक है। सेना के अतिरिक्त योद्धा, सेना के अतिरिक्त योद्धा। बंदूकचरी, एक है बंदूकची, कहने का मतलब है बंदूक चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला, चलाने वाला। ये सभी क्या है भाई साहब, ये सभी क्या है, ये सभी पैदल सेना है। क्या है, ये सभी पैदल सेना है, पैदल सेना की बातें हम। चलिए घुड़सवार सेना की बात करेंगे। यदि यदि हम दूसरे नंबर पर जाए, घुड़सवार सेना, तो घुड़सवार सेना में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, कौन कौन से, एक प्रकार से अधिकारी वर्ग बोल सकते हैं या फिर सेना का अधिकारी। यहाँ पर एक है बरगीर, ठीक है, घोड़े, घोड़े का जो है, घोड़े को कंट्रोल करने वाला, घोड़े को कंट्रोल करने वाला, ठीक है। घोड़ा है तो घोड़ा को कंट्रोल करेगा। एक है सिलेदार, क्या है, सिलेदार होता है। और सिलेदार घोड़े एवं घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र क्या करते हैं भाई साहब, स्वयं लाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं लाते हैं। तो ये क्या है, एक घुड़सवार सेना होगी। हाथी सेना की हम बात करें यदि, हाथी सेना, तो हाथी सेना में कौन से प्रमुख है, एक होता है सेनापति, क्या है भाई साहब, सेनापति। तो सेनापति को, हाथी किसका सेनापति, हाथी का सेनापति, हाथी का क्या है, सेनापति। और हाथी का कार्य क्या होता था यहाँ पर, किले को ध्वस्त करना। क्या करना है, किले को ध्वस्त करना, दुर्ग को क्या करना, ध्वस्त करना, ठीक है। नौसेना की बात करें, नौसेना, तो नौसेना में आपने पढ़े हैं जो नौकायान जो है चलाते हैं, उसका नाम था मीर ए बहर, पढ़े थे ना पिछले क्लास में, मीर ए बहर, जो नाव का निरीक्षक होता है, नाव का निरीक्षक। चलिए और एक और लास्ट बच गए तोप खाने, तोप खाने, तो तोप खाने सेना, मीर अतिशी, जो तोप चलाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, मीर अतिशी, अतिश। और ये क्या है, तो खाना चलाने वाला, चलाने वाला। तो बस इतना ही बच गया था जो है किसमें, हम प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे उसमें से, मुगल कालीन सैन्य जो है व्यवस्था में पैदल सेना के अंतर्गत कौन कौन से है भाई, शमशीरबाज, सेलबंदी, बंदूकची। वहीं पर घुड़सवार सेना में
वर्गिक और सिलेदार। हाथी सेना में हाथी का सेनापति होता है जो किले को ध्वस्त करता है। नौसेना जो है नौसेना का प्रमुख कौन कहलाता है? वो है मीर बहर जो नाव को कंट्रोल करता है। मीर अतीस जो तोप खाने चलाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या था? मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। अब जैसा कि आपको पता है कि हम क्या देखने वाले हैं, मुगल कालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे। स्थापत्य कला कहने का मतलब है कि कौन कौन से शासकों ने क्या क्या जो है बनवाए हैं अपने समय में, वो हम देखेंगे। फिर मुगल कालीन साहित्य लेखन की बात करेंगे। ठीक है, मुगल कालीन अनुवादित पुस्तक और विदेशी यात्री इस समय आए उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला। चलिए, हालांकि कुछ कुछ हम देख चुके हैं उनके, जब शासक की बातें कर रहे थे तो शासकों के समय हम कुछ कुछ देख चुके हैं, लेकिन पूरा हम यहाँ पर देखेंगे, स्थापत्य कला की बातें करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट काबुली बाग में स्थित मंदिर, काबुली बाग की मंदिर, सॉरी मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद। और काबुली बाग की जो मस्जिद है वो कहाँ है? वो पानीपत में। कहाँ पर है? पानीपत में। चलिए, दूसरी हम बात करेंगे संभल मस्जिद। संभल मस्जिद, और संभल मस्जिद है रुहेलखंड, रुहेलखंड। चलिए, ये दोनों जो बनाए हैं, ये दोनों की अगर बात करें, ये दोनों जो निर्मित है वो किसके द्वारा है भाई? ये दोनों बाबर के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिए। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद। क्या भाई? बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में, कहाँ पर? अयोध्या में। इसका निर्माण जो करने वाले हैं वो कौन है? मीर बाकी। कौन है भाई साहब? मीर बाकी। और मीर बाकी कौन है? ये बाबर के सेनापति। किसके सेनापति? बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, ये हो गया। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे फतेहाबाद की मस्जिद। फतेहाबाद की मस्जिद। और फतेहाबाद की मस्जिद हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर? हिसार में। दिन पनाह भवन। क्या है? दिन पनाह भवन और दिन पनाह नगर इन्होंने ही बसाया था। ये कहाँ पर है? दिल्ली पर। और किन्होंने बसाया था भाई? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ये हुमायूं द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? ये दोनों हुमायूं द्वारा। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा निर्मित है? हुमायूं द्वारा निर्मित है। चलिए,
ताजमहल आप जानते हैं, ताजमहल, आगरा का ताजमहल, ठीक है, जो किसने बनाया था? शाहजहां ने, शाहजहां ने बनाया था। एक्चुअली इसको पहले शेर शाह को हम देख लेते हैं, जो शेर शाह सूरी है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। पुराना किला फिर बाद में आएंगे, जो है शासक के क्रम के हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। पुराना किला, और पुराना किला बनाने वाले कौन है? शेर शाह। और शेर शाह पुराना किला कहाँ बनाया था? दिल्ली में। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा ये कहाँ है? ये साराशाह बिहार में। सासाराम कहाँ पर भाई साहब? बिहार। और ये दोनों किनके द्वारा निर्मित है भाई? ये दोनों शेर शाह द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा, ठीक है, सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी द्वारा। यहीं पर हुमायूं का मकबरा भी बनाया गया था। हुमायूं, मैं यही लिख देता हूँ, हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा बनाया गया था हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आगरा का किला। आगरा का किला ये आगरा में अभी कहाँ पर है? आगरा में है, कि याद रखिए। खास महल, महल कहाँ पर है? फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी। दीवाने आम, दीवाने खास, दीवान ए आम, दीवाने खास, पंचमहल, तेरा बात करेंगे, पंचमहल, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा, मकबरा, इलाहाबाद का किला, बाद का किला, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं कहां से कहां तक भाई? खास महल से लेकर, ठीक है, खास महल से लेकर आपके इस्लाम खां का मकबरा, यहां से यहां तक लेकर ये कहां पर स्थित है भाई साहब? ये सभी फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी की बातें आप जानते हैं, ठीक है। एक नगर बसाया था, किन्होंने नगर बताया था? फतेहपुर सीकरी, अकबर ने। और इनको
क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। इसका मतलब क्या है? हम किसकी बातें कर रहे हैं? ये किसके द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा निर्मित है। ठीक है। वहीं पर इलाहाबाद का किला कहाँ होगा? इलाहाबाद में है। कहाँ पर? इलाहाबाद में है। और ये इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। ठीक है। आगरा की अभी जो बातें करें, आगरा का किला ये भी किसने बनाया है? अकबर ने बनवाया है। ठीक है। तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, इस्लाम खान का मकबरा, सभी फतेहपुर सीकरी में और अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में है, उनको भी अकबर ने बनवाया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में है। और इनको बनवाने वाले कौन है भाई साहब? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। ठीक है। चलिए इत्मादुल्ला का मकबरा। ठीक है। इत्मादुद्दौला का क्या है भाई साहब? मकबरा। इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। और किसने बनवाया था? नूरजहां ने। ठीक है। किसने? नूरजहां ने। और इत्मादुल्ला की उपाधि, ठीक है, इनके पिता थे, इनको दिया गया था। साथ ही साथ नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनाया था। जहांगीर का मकबरा। और ये कहाँ है भाई? ये लाहौर में है। लाहौर शाहदरा में। कहाँ पर? कहाँ पर? शाहदरा। शाहदरा। ये दोनों चीजें, ये दोनों चीजों का निर्माण किसने किया था भाई साहब? ये दोनों चीजों का निर्माण नूरजहां द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों किसके द्वारा किया गया था? नूरजहां द्वारा। ये हो गया। चलिए, दीवान ए आम, फिर से हम बात करेंगे। दीवान ए आम, दीवान ए खास, मच्छी भवन, मच्छी भवन, शीश महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जितने के जितने हैं ये सभी कहाँ उपस्थित है भाई साहब? ये सभी कहाँ उपस्थित है? आगरा में उपस्थित है। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है। इनको बनवाने वाले कौन है भाई? इनको बनवाने वाले हैं शाहजहां। एक और है ताजमहल। शाहजहां, उसको भी एक कर लिए। सॉरी, ताजमहल। मैंने क्या कहा? ये सभी के सभी कहाँ उपस्थित है भाई? ये सभी के सभी आगरा में उपस्थित है। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने इसको बनाया था, आगरा में जो भी है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 28 के बाद 29 नंबर पर हम बात करेंगे। और कौन कौन से है?
शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद 30, लाल किला, लाल किला शाहजहानाबाद, लाल किला 31, मोती महल, मोती महल, हीरा महल, हीरा महल, रंग महल 33 है, और रंग महल, रंग महल, ठीक है। ये सभी के सभी कहाँ पर स्थित है भाई? ये के सभी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली पर। और इसको बनवाने वाले कौन है भाई? इसको बनवाने वाले अभी जो देखे वही है, कौन? शाहजहां, ठीक है। हालांकि मैं इसको उस समय बताया भी था, लेकिन एक साथ मैं बता देता हूँ। चलिए, उसके बाद 33 के बाद 34 नंबर की बात करें, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। 35 नंबर की बात करें तो मोती मस्जिद, मोती मस्जिद ये कहाँ पर है? दिल्ली पर। और दोनों को बनवाने वाले भाई साहब कौन है? औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है। तो ये सारी 34-35 बातें हैं किसकी भाई? ठीक है, मुगल कालीन स्थापत्य कला में ये सारी बातें आपको, ठीक है, याद रखनी है, ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए, ये हो गई, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करेंगे प्रमुख जो है लेखक, ठीक है, साहित्य की ओर चलते हैं। मुगल कालीन साहित्य एवं लेखक, मुगल कालीन साहित्य एवं लेखक, ये सभी चीजें आपको याद करना है, समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए फटाफट हम चल रहे हैं, क्योंकि इस समय इसमें आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है भाई साहब? याद ही रखना है। चलिए, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, और इसको हमने क्या नाम दिया था, मतलब इसको क्या कहा जाता है? और बाबर नामा कहा जाता है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी बाबर नामा कहा जाता है, और ये, ठीक है, और ये किस भाषा में है? अगर इसकी भाषा की बात करें तो ये की है तुर्की भाषा में, और जिसको किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाषा को, तुर्की भाषा, तुर्की भाषा में, ठीक है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, और ये बाबर द्वारा लिखी गई थी, लेखक बाबर द्वारा, ठीक है। चलिए, हुमायूं नामा क्या है भाई साहब? हुमायूं नामा, और जो हुमायूं नामा है वो किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, ठीक है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। और लिखने वाले हैं गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। कुछ कुछ चीजें मैं शासक के समय बता दिया था, फिर भी से आप देख सकते हैं। तारिक ए रशीदी, तारिक ए रशीदी, और तारिक ए रशीदी ये भी किस भाषा में है? ये भी फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में। और इसको लिखने वाले हैं मिर्जा हैदर दुगलत। कौन है भाई साहब? मिर्जा हैदर दुगलत, मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा ये
लिखी गई है। तज़किरात उल कवायद, तज़किरात उल वाक़यात, और ये भी फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किस भाषा में? फारसी भाषा में। और ये जौहर जौहर आफ्ताबची ने लिखी, आफ्ताबची, जौहर आफ्ताबची द्वारा लिखी गई। एक और है वाक़यात ए मुस्ताकी, मुस्ताकी, वाक़यात ए मुस्ताकी, और ये भी किस भाषा में लिखी गई भाई साहब? फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसके लेखक का नाम है रिज़कुल्लाह मुस्ताकी, रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। चलिए, एक है अकबरनामा, ये जानते हैं अकबरनामा। अकबरनामा के बारे में, ये भी किस भाषा में है? फारसी भाषा में। ठीक है, देखिए बाबरनामा बस उर्दू तुर्की भाषा में लिखे, सभी तक फारसी भाषा है। चलिए, अबुल फजल द्वारा लिखी गई क्या है? ये फारसी भाषा की है। छठे के बाद हम बात करते हैं 7वें नंबर पर तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी, और तबकात ए अकबरी ये भी क्या है? फारसी भाषा में। ठीक है, और इसको लिखने वाले हैं निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। वहीं पर हम बात करें 8वां नंबर पर तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, जहांगीरी, तुझके जहांगीरी भी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। और इसके लेखक है, ठीक है, जहांगीर। ठीक है, कहाँ है? जहांगीर। और उनको जो है जहांगीर, और इनको कंप्लीट किया था मोतबिन खान ने, मोतबिन खान। ठीक है, उसको क्या किया था? ये पूरा किया था, पूरा किया था, कंप्लीट किया था, ये याद रखिए। चलिए, पादशाहनामा, पादशाहनामा क्या भाई? पादशाहनामा, ये भी क्या है? फारसी भाषा में लिखी गई है। पादशाहनामा किस भाषा में? फारसी भाषा में। मोहम्मद अमीन काज़विनी, मोहम्मद अमीन काज़विनी द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद, शाहजहाना सॉरी शाहजहानामा, और शाहजहानामा ये भी फारसी भाषा में है। इनायत खान, इनायत खान द्वारा लिखी गई है। ये भी याद रखिए, फारसी भाषा में। 11वें नंबर पर मज्म उल बहरी, मज्म उल बहरी, बहरी, और मज्म उल बहरीन जो है दारा सिकोन लिखी थी। ठीक है, दारा सिकोन, और ये भी किस भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है, लेखक वगैरह की बातें। ठीक है, सभी चीजों की बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। चलिए, तो इसका मतलब मुगलों की जो भाषा है वो क्या थी भाई? फारसी भाषा है। और हालांकि जो तुझके बाबरी बाबरनामा बस अकेला जो तुर्की भाषा में लिखी गई, किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई। चलिए, आगे चले।
आगे की बात करते हैं। कुछ हम बात करेंगे यहाँ पर अनुवादित पुस्तकों की बातें, मुगल कालीन प्रमुख अनुवादित पुस्तकें। मुगल कालीन प्रमुख अनुवादित पुस्तकें। इस समय पुस्तकें जो है अनुवाद किए गए हैं। चलिए, एक तो महाभारत, क्या भाई, महाभारत, ठीक है। अब इसको अनुवाद किस में किया गया है? फारसी भाषा में अनुवाद। अनुवाद किस में किया है? फारसी भाषा में। मैं सभी को बात करूं, लास्ट में बना देता हूँ, ठीक है। महाभारत को जो है अनुवादित जो लेखक है वो है बदायूनी प्लस नकीब खां प्लस मुल्ला शेरी। ये सभी ने क्या किया है? अनुवाद किया है। पहली बातें। दूसरी बात है रामायण, ठीक है। चलिए, बदायूनी बदायूनी ने इसको कन्वर्ट किया था भाषा में, दूसरे भाषा में। कौन सी भाषा? सभी फारसी भाषा में। राज तरंगिणी और राज तरंगिणी शाह मोहम्मद शाहबादी लीलावती। नेक्स्ट है क्या है? लीलावती, ठीक है। और इसके जो अनुवादित लेखक है वो क्या थे? फैजी। क्या है? फैजी। ये क्या है? अनुवादित लेखक। वहीं पर बात करें पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र को अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अबुल फजल द्वारा अनुवाद किया गया था। फजल, अबुल फजल। चलिए, छठे नंबर पर बात है बाबरनामा। बाबरनामा, और बाबरनामा तुर्की भाषा में भी देखिए उसको फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खाना साहब। एक और है नल दमयंती। दमयंती और नल दमयंती को किसने किया था? फैजी ने किया था। फैजी ने, ठीक है। और याद रखिए ये जितने सारे चीजें हैं, ठीक है, नोट लिख देता हूं यहाँ पर। सभी फारसी भाषा में अनुवाद किए गए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? जितने के जितने भी है अभी साथ देखें उतना पूरा क्या है? पूरे के पूरे फारसी भाषा में अनुवाद किए गए हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिए, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे? मुगल कालीन स्थापत्य कला हो गया, मुगल कालीन और जो लेखक की बातें हो गई, अनुवादित पुस्तकें की बातें हो गई।
अब मुगल काल के समय आए कुछ विदेशी यात्रियों के भी नाम जान लेंगे, उसके बाद ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है भाई हमारा क्या है, मुगल काल। ठीक है, चलिए मुगल काल के समय आए विदेशी यात्री, क्या है भाई साहब, विदेशी यात्री। तो कौन कौन से हैं जो मुगल काल के समय विदेशी यात्री हैं? एक तो पहला नाम रॉल्फ फ्रिज, क्या है, रॉल्फ फ्रिज। ठीक है, और ये क्या थे, ये ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश थे। और किसके समय ये भारत आए थे, ये अकबर के समय, अकबर के समय। ठीक है, किसके समय, अकबर के समय भारत आए थे। दूसरी बातें, सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्रिटिश थे, क्या थे भाई साहब, और जो है ब्रिटिश थे। ठीक है, और ये किसके समय आए थे, ये किसके समय, जहांगीर के समय, किसके समय, जहांगीर के समय कहाँ आए थे, भारत आए थे। ठीक है, चलिए फ्रांसिस बर्निया, क्या है, फ्रांसिस बर्नियर, ये फ्रांसीसी के थे, फ्रांसीसी के। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, और पीटर मुंडी ब्रिटिश थे, क्या थे भाई साहब, ये ब्रिटिश थे। निकोला मुंची, ठीक है, मनुची एक बहुत बड़ा लेखक है। ठीक है, निकोलो मनुची क्या थे, लेखक थे, इटली के। एक और है ट्रेवनियर, टेवर्नियर, और ये फ्रांसीसी थे, ये क्या थे, फ्रांसीसी थे। और ये सभी के सभी, ये सभी के सभी किसके समय आए थे, ये सभी के सभी शाहजहां के समय, शाहजहां के समय क्या थे, भारत आए थे। तो ये जो है छोटी बातें, ठीक है भले, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट मेरा बोल सकते हैं आज का जो है, ये तो मुगल एम्पायर जो लास्ट है, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मुगलकालीन स्थापत्य कला से, मुगलकालीन साहित्य लेखक, मुगलकालीन पुस्तकें से, और मुगलकालीन विदेशी आदत से बहुत सारे क्या बनते हैं भाई साहब, क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको आप ध्यान में रखिए। तो आज की क्लास यही है हमारा। ठीक है, और मुगल काल खत्म हो गया पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है, फिर यहीं पर हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि मुगल काल पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। आगे की बातें जो भी होगी वो हम बात करेंगे। चलिए, तब तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है सीजी कंप्यूटर्स आप देखते रहिए। ठीक है, और ये 13वां पार्ट में कंप्लीट हुआ है हमारा मुगल काल। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, और बातें करेंगे बाद में, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके अंतर्गत ये मुगल काल कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।